गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, मैं अमन कोचर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता हूं ऑन द टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th, जो कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। लास्ट लेक्चर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो मेरी लास्ट वीडियो थी बेसिकली डिप्रेशन के ऊपर, जहां पर मैंने डिप्रेशन के 9 सिम्टम्स बताए थे और वो 9 सिम्टम्स मैंने इन शॉर्ट इन ब्रीफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, जिसका लिंक ऊपर बायो में आ रहा है, आप देख सकते हैं। एंड क्लास 12th के लिए जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज बेसिकली ऑफ एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर के बारे में हमने पढ़ा था और जाना था कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी और पर्सनल गोल्स किस तरीके से एक इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। आज का टॉपिक आप जैसे कि देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, दैट इज ऑफ एरिक एरिक्सन, जिनका कंसेप्ट था बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस। और इनका अगेन जो मेन फैक्टर था जानने का किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को, वो था ईगो और उसकी आइडेंटिटी के साथ रिलेशन। इट मीन्स कि इंसान में एरिक एरिक्सन ने बताने की कोशिश करी थी दैट फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चों में कुछ सोसाइटी के इन्वायरमेंट में रहने की वजह से उनकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक, वो बिल्कुल नॉर्मल चीज होती है कि अगर एक बच्चा एक किसी और तरीके से बिहेव कर रहा है, एक बच्चा की कोई एंग्री तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, एक बच्चा बहुत काम हो गया रिस्पॉन्स कर रहा है, वही अगर पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है तो उसके लिए एरिक एरिक्सन ने कहा था कि ये डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के साथ साथ ये डेवलप होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ हिज और हर एनवायरमेंट। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के लिए एरिक एरिक्सन ने क्राइसिस और एज के अकॉर्डिंग कुछ 8 फैक्टर्स दिए थे, जिनको अभी मैं थोड़ी देर में इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही डिटेल्ड और सिंपल लैंग्वेज में। थर्ड पॉइंट, द चाइल्ड फ्रॉम द बर्थ फेसेस सम कंफ्लिक्ट और क्राइसिस which he or she tries to solve psychologically। क्योंकि बच्चों में उस वक्त फिजिकल एबिलिटी नहीं होती है, सो दे ट्राई टू सॉल्व दीज थिंग्स आइदर सेइंग इट इलॉजिकली, बिकॉज लॉजिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता है उस टाइम में, और उसके बाद वो साइकोलॉजिकली फेस करते हुए उस कंडीशन को या इन क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ न्यू क्राइसिस अपीयर्स। ठीक, तो नया हर स्टेज पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हर एज के अकॉर्डिंग एक नया क्राइसिस डेवलप हो रहा है। जैसे अगर हम बर्थ से 1.5 साल की उम्र की बात करें तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। ऐसे ही हमारे पास 8 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि क्रिएट होते हैं। एरिक एरिक्सन ने ऐसा बताया था। अब एरिक एरिक्सन ने सिगमंड फ्रॉइड की तरीके से ही ईगो को सेंट्रल प्लेस पे रखते हुए एक ऐसी कॉम्बिनेशन, एक ऐसा फैक्टर बनाया जहां पर ये जानने के लिए हमें मिला दैट ईगो ही एक स्पेशल प्लेस जो है इस पूरे प्रोसेस में रखती है, और ईगो को कंफर्म करवाने के लिए सोसाइटी के साथ हर इंसान एक आइडेंटिटी क्राइसिस के फेज से गुजरता है। ठीक, आइडेंटिटी क्राइसिस का फेज या मतलब बेसिकली ये होता है दैट आइडेंटिटी को बनाने के लिए एक इंसान अपनी पर्सनालिटी इन सिंपल लैंग्वेज, एक इंसान अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो मेहनत, जो हार्डवर्क करता है, जितना भी काम करता है, वो अपनी पूरी लाइफ में लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के साथ अलग अलग स्टेजेस में आता रहता है। और एरिक एरिक्सन ने एक चीज और यहाँ पर डिफाइन करी थी कि अगर हर स्टेज कंप्लीट होता जाए तो उसके लिए वो एक मोटिवेशन फैक्टर बनता है फॉर वर्किंग ऑन द नेक्स्ट स्टेज। और अगर वो एक स्टेज पूरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं रिग्रेशन का फेज आता है या फिक्सेशन हो जाती है अगेन। अब ये फिक्सेशन का कंडीशन एरिक एरिक्सन ने ऐसा समझाया था दैट अगर वो इंसान सपोज फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन के 12 से 20 साल की एज में, एडोलेसेंट एज में वो रहता है और अपनी आइडेंटिटी बताता है, प्लस यहाँ पर रोल कंफ्यूजन उसके पेरेंट्स उसको डेवलप करवाते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि वो बच्चा या वो इंडिविजुअल जो 12 से 20 साल की उम्र में अभी तक है, वो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बताना चाहता है दुनिया को, सोसाइटी को, बट क्योंकि सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो अभी भी बच्चा है, तो वहां पर उसके रोल का कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ कंफ्यूजन, ये कुछ कन्फ्लिक्ट्स बताए थे एरिक एरिक्सन ने। आई होप कि ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी इन शॉर्ट एक पैराग्राफ में मेंशन्ड है, एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स इन हिंदी।
so that आपको कोई परेशानी ना हो एंड यू कैन लेटर ऑन वॉच दिस वीडियो एज वेल। अब आते हैं कि क्राइसिस और एज बेसिकली है क्या। दिस थिंग इज नॉट मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक्स, in your books, but because I have gained a lot of experience from taking clients and taking psychological clients and curing them and treating them with different therapeutic interventions, तो मैंने यहाँ पर ये एरिक एरिक्सन के and from my masters and PG as well I have learned these crisis and age, तो इनको मैं in short explain करने की कोशिश करता हूँ। The first is trust versus mistrust। बेसिकली यहाँ पर ये बर्थ से 1.5 साल की उम्र में देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है, व्हाट इज ट्रस्ट या मिसट्रस्ट। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट एक ऐसी कंडीशन है जहां पर बच्चे की सारी नीड्स उसके पेरेंट्स फुलफिल करेंगे, ठीक, इन द फर्स्ट स्टेज। अब अगर वो नीड्स फुलफिल होती रहती हैं तो बच्चे में एक ट्रस्टिंग नेचर, एक ट्रस्टिंग पर्सनालिटी जो है उसका आगमन या डेवलपमेंट होने लग जाता है। बट वहीं पर अगर उसकी वो नीड्स उस टाइम पे पूरी नहीं होती हैं या किसी भी कंडीशन से उसकी नीड पूरी नहीं हो सकती, तो क्या होगा, मिसट्रस्ट की कंडीशन फॉर्म होने लग जाएगी एंड बच्चे की पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट का ट्रेट जो है वो देखने को मिलेगा। The second is the period of autonomy and shame. Now this lies in the age group of 1.5 to 3 years. Basically यहाँ पर होता क्या है, बच्चा ऑटोनॉमस होना चाहता है, ऑटोमेटिक वो सब कुछ करना चाहता है, अपने आप से कुछ चीजें करना चाहता है। बट वहीं पर अगर उसको पेरेंट्स सोसाइटी के नॉर्म्स, रेगुलेशन, रूल्स के अकॉर्डिंग उसे रोक देते हैं, what is written is the parents deny this exploration instead of allowing the child to explore under supervision। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑटोनॉमी यानी कि बच्चे को वो काम करने देना अंडर सुपरविजन पेरेंट्स वो भी नहीं करवाते ज्यादातर, और वो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिनाई कर देते हैं, जिस वजह से बच्चा जो है डाउट या शेम में चला जाता है। उसके कुछ ट्रेट्स हमें शेम के देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर ऑटोनॉमी का कंडीशन होना बहुत जरूरी है, बट यहाँ पर सुपरविजन होना चाहिए या पेरेंट्स का गाइडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। Now going back to the third stage, that is the period of initiative and guilt। अब इनिशिएटिव और गिल्ट में होता क्या है, बेसिकली ट्रस्ट एंड ऑटोनॉमी जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड स्टेज था, ट्रस्ट एंड ऑटोनॉमी एनेबल्स द चाइल्ड टू टेक इनिशिएटिव। वो एक्सप्लोर करेगा अपने एनवायरनमेंट को, ट्रस्ट और ऑटोनॉमी के हिसाब से उसको ये चीजें प्रोवाइड होंगी। इफ दिस इनिशिएटिव विच इज एक्सप्रेस्ड थ्रू सीजलेस क्यूरियोसिटी and questioning is not encouraged by parents, the child develops the sense of shame and guilt, ठीक। Such children get scared to take initiative। अब यहाँ पर लोगों को, जो बच्चे होते हैं 3 से 6 साल की उम्र में, अगर उनको ऑटोनॉमस कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करवाई गई हैं, अगर उनको बताया नहीं गया है, सुपरवाइज नहीं किया गया है, तो कंडीशन क्या आ सकती है इन द थर्ड स्टेज, जब वो लेटर ऑन डेवलप कर जाएंगे, वो इनिशिएटिव लेना चाहेंगे किसी काम को करने के लिए। बट अगर वो पेरेंट्स अगर उन्हें डिनाई कर देते हैं, उस इनिशिएटिव को सुनते ही नहीं है, बेसिकली जो बच्चा कहना चाहता है, जो क्वेश्चन पुट अप करना चाहता है, उसको अवॉइड कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा गिल्ट में चला जाता है, सेल्फ ब्लेमिंग करने लग जाता है, जिस वजह से बड़े होके डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बच्चों में, जहां पर ज्यादातर सेल्फ डाउट के केसेस जो मुझे भी मिलते हैं पेशेंट्स में, तो पता चलता है कि दैट थिंग हैपेंड इन देयर चाइल्डहुड। Again the psychoanalytic part, but that is not the complete part. If we move to the Erik Erikson part, this is the reason. Now the fourth one is industry versus inferiority. The child enters the school during this period. If his or her achievement in school is considered inferior by parents in relation to his or her peers, and she is rebuked for it, she will develop a sense of inferiority and inability to make adjustments due to mistrust। अब होगा क्या, इंडस्ट्री और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एल्फ्रेड एडलर ने भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, और वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, दैट अपने आप को किसी से इंफीरियर या नीचा मानना, अपने आप को इतना काबिल या एबल ना समझना कि आप वो काम कर भी सकते हो या नहीं, डिस्पाइट यू आर हैविंग द स्किल्स, दैट इज द कंडीशन हियर मेंशन्ड। इंडस्ट्री में क्या होगा कि बच्चा स्कूल गोइंग एज में चला जाएगा, अब उसका कंपटीशन सिर्फ उसकी अकेली उसके ब्रदर या उसके सिस्टर से नहीं रहेगा, जो पेरेंट्स अभी तक कर रहे थे, काइंड ऑफ कंपैरिजन। अब उसका कंपैरिजन कहाँ पर होगा, अब बाकी के स्कूल के बच्चों के साथ जो उसके क्लास में पढ़ रहे होंगे, एंड वो भी एकेडमिकली।
अगर एकेडमिकली बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और पेरेंट्स उसको सुपरवाइज या गाइड करने की बजाय बेसिकली उसको गिल्ट में जा रहे हैं दैट यू हैव द प्रॉब्लम, यू हैव टू cure yourself or need to study more without giving any kind of guidance, बेसिकली ब्लेम कर रहे हैं, तो बच्चा क्या जाएगा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा एंड अगेन डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग चलेंगे फिर। नाउ द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहाँ पर अब बच्चा एडोलेसेंट एज में आ चुका है और 12 से 20 साल की एज में वो एक अपनी इंडिविजुअलिटी जिसे कहा जाता है या अपनी सेल्फ क्रिएट करना चाहता है और बताना चाहता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से सिर्फ बायोलॉजिकली लिंक था बट अब ये मेरी एक नई आइडेंटिटी है। जिस तरीके से बच्चे और आजकल के शॉर्ट्स और रील्स हम देखते हैं दैट छोटे बच्चों को सब कुछ अवेल करवा दिया जाता है एंड जिस वजह से फॉर एग्जांपल जैसे बाइक्स और स्कूटीज, जिस वजह से होता क्या है एक्सीडेंट्स के केसेस इंक्रीज होने को दिख सकते हैं। दिस इज अ रीजन ऑफ दिस आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। बच्चे जो है अपनी आइडेंटिटी समझना चाहते हैं, दे थिंक दैट they can ride a scooty, they can ride a scooter or they can go from this place to this place without telling their parents। उनका ऐसा हक बनता है, they think that हम तो ऐसा कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। बेसिकली बूस्ट क्या होता है यहाँ पे, ईगो आइडेंटिटी। बट वहीं पर अगर पेरेंट्स ध्यान ना दें उस चीज को तो वो आइडेंटिटी का क्राइसिस डेवलप नहीं होता है और वो कंफ्यूजन में क्रिएट हो जाता है। द नेक्स्ट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो सकता है। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल टेंड्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ इंटीमेसी और कमिटमेंट फॉर अ क्लोज रिलेशन विद अनदर पर्सन। If he or she meets a person whom she can identify with and confide in the sense of commitment, intimacy develops। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर इस एज में सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिलते हैं एंड रिलेशनशिप इश्यूज का रीजन ये होता है कि इस एज में जो इंडिविजुअल है वो हो सकता है वर्किंग क्लास में हो और वो चाहेगा कि मुझे ये कंडीशन मिले कि मैं किसी पार्टनर को ढूंढूं और अगर वो ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाता है देन देयर इज नो इशू। बट अगर वो नहीं ढूंढता है तो आजकल में इंडिया के बच्चों के हिसाब से इस एज में जो बच्चे हैं दे से दैट वी आर फीलिंग डिप्रेस्ड और वी आर काइंड ऑफ गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, या हमारे ऐसे जो सोशल मीडिया के टर्म्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं इस एज में। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दोज काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स। जो बच्चों में एक्सट्रीम कंडक्ट के डिसऑर्डर्स के या बहुत ही ज्यादा वायलेंस या एग्रेशन के बेसिकली ट्रेट्स दिखते हैं आफ्टर दिस थिंग हैपेंस। अगर ब्रेकअप हो जाता है तो होता क्या है कि बच्चे जो है धमकी देने लग जाते हैं घर वालों को, या जहां तक मैंने अपने केसेस में भी देखा है दे कम वुंडेड, तो नस काट ली है या ऐसे कुछ रीजंस हमें देखने को मिलते हैं जिस वजह से डायरेक्टली ये लिंक बनता है दैट इस एज में ये आइडेंटिटी का क्राइसिस ईगो ने फुलफिल नहीं करवाया था और ईगो का फुलफिल ना होने की वजह से ऐसे बिहेवियर या विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक, तो अगेन वहां पर हमें सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट सुपर ईगो काम आना चाहिए दैट एट दिस एज मोरली एंड एथिकली व्हाट इज करेक्ट वी नीड टू डू। हमें इड का वहां पे प्लेजर प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है, वहां पर हमें अपने आप को ध्यान करवाना पड़ता है, बताना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ द सुपर ईगो दैट ईगो आपको इड का प्लेजर प्रिंसिपल फुलफिल नहीं करवाना है, उसकी नीड्स का ग्रेटिफिकेशन नहीं करवाना है बिकॉज दैट कैन लीड टू द आइसोलेशन पार्ट। Now the next is the generativity versus stagnation. This comes in a time period of 45 to 65 years. Basically ये working class के लिए identity crisis है। अब किस तरीके से ये working class का condition बना? Generativity is that the person in the age group of 45 to 65 tries to do new things, tries to discover new things। वो नई चीजें करना चाहता है, नए काम में इन्वॉल्व होना चाहता है, आइदर फाइनेंशियली और प्रोफेशनली, हर तरीके से वो अपने आप को सराउंड करवाना चाहता है इन कामों के द्वारा, तो वो अपने आप को बेसिकली जनरेट करेगा। नाउ व्हाट इज रिटन इज engaging in new creative work is felt at this stage if he or she gets opportunity to be able to satisfy this need, to be helpful in guiding the next generation, it works with the condition of self merging।
तो वो मर्ज हो जाती है उसकी सेल्फ, उसको अच्छा लगने लगता है दैट आई एम बीइंग जनरेटिव, मैं कुछ नया जनरेट कर रहा हूँ, मैं कुछ नया प्रोसेस करवा रहा हूँ आने वाली जनरेशन को। बट अगर उसको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं आइदर सोशल फैक्टर्स की वजह से, या पुराने कोई स्टैग्नेशन रह गया हो, या पुराना कोई ऐसा फिक्सेशन हो गया हो किसी क्राइसिस में, तो होगा क्या, स्टैग्नेशन हो जाएगा। स्टैग्नेशन मीन रुकावट हो जाएगी, वो इंसान अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाएगा उस स्टेज में। Now the last is ego integrity versus despair. That is the last stage that comes from the age of 65 and beyond. यानी कि जब आप ओल्ड एज में हो जाते हो तब ये कंडीशन क्रिएट होती है, ego integrity versus despair. It refers to the integration of successful resolutions of previous crises in the course of one's life. Last stage था जिस वजह से बाकी के पहले 7 स्टेजेस का निचोड़ एक्चुअली इस स्टेज में मिलता है हमें। अब वो क्या होता है, when one reflects at past and is satisfied, he or she feels a sense of ego integrity. यानी कि वो ईगो इंटेग्रिटी रहती है, मीन्स ईगो उसकी होल रहती है, पूरी रहती है, इन ईजियर मीनिंग ईगो कंप्लीट रहती है। अगर उसे लगता है कि ये सारे क्राइसिस जो है मैंने पार कर लिए हैं सक्सेसफुली, मुझे आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन में इतनी दिक्कत नहीं हुई, इंटीमेसी आइसोलेशन में मुझे पार्टनर इजीली अवेलेबल हो गया, ये जनरेटिविटी, आई वाज डूइंग वर्क फॉर माई सेल्फ और फॉर द सोसाइटी और फॉर माई जनरेशन, तो ईगो का इंटीग्रेशन होना, इंटीग्रल पार्ट बनना बहुत अच्छा रहता है। बट वहीं पर अगर उसका कोई भी एक क्राइसिस फुलफिल नहीं हुआ एंड जिसका थॉट अनकॉन्शियसली बार बार रहता है माइंड में और वो कभी कभार कॉन्शियस में आ जाता है, जिस वजह से डिस्पेयर, वो इंसान खाली फील करेगा, वो इंसान चाहेगा कि मैं उस स्टेज में दोबारा जाऊं और मैं वैसा काम करूं या वर्क करूं। So this was all about the Erik Erikson and the ego identity formation by Erik Erikson, and I hope कि जिस तरीके से आप मेरे पुराने लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, पुराने लेक्चर्स को नोटिस करते हैं। एक कंटिन्यूशन में मैं कोशिश करता हूं कि मैं लेक्चर्स अपलोड करूं दैट आर बेसिकली शॉर्ट एंड क्रिस्प, ताकि आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को कोई ऐसा कंफ्यूजन ना हो एंड आपको जल्दी एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो। सो आई होप वंस अगेन आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा हो, एंड इफ यू डू लाइक this lecture, then kindly like and share to my video lectures, and if you can subscribe to my channel as well. Here are my personal details. I am a psychologist and I am also a member of the ANZMH, that is Australian New Zealand Mental Health Association. So I hope कल मिलते हैं, एंड कल एक नए टॉपिक, बिहेवियरल अप्रोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो कल की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कल की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।